एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनपढ़ पर। तो फ्रेंड्स, आज जो है पर्टिकुलर ये वीडियो बनाने का मकसद जो मेरा है वो आपका यूके पीएससी में जो जेईस की वैकेंसी आई हैं, जिसमें जो है आपके इलेक्ट्रिकल, आपके मैकेनिकल, आपके सिविल और आपके एग्रीकल्चर और आपके प्राविधिक जिसे बोलते हैं टेक्निकल, तो ये इस ब्रांच के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका यूकेपीएससी में पोस्टें आई हैं। और पर्टिकुलर जो है इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले थोड़ा सा बात जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमें जो है अपना फॉर्म फिल कैसे करना है, क्योंकि इस फॉर्म फिल करने में बच्चों को बहुत सारा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो उस कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए पर्टिकुलर जो है आपके अपने चैनल पर जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आप बिल्कुल इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे जो है अनपढ़ चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स जो है शुरू करते हैं, थोड़ा सा पहले उस वैकेंसी के बारे में समझ लेते हैं, देन फिर जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर आप इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो चीज़ें मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उन पॉइंट्स में आपको डिस्कशन करने के लिए ले चलता हूँ। सबसे पहले जो है ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। अगर आप देखें ग्रामीण निर्माण विभाग में यहाँ पर जो है आपका एई का जो वैकेंसी है, मैं पर्टिकुलर जो है ये वीडियो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट है इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो केवल जो है अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, अगर आप अदर ब्रांच के हैं तो आप ये मान के चलिए कि जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में फिल किया जा रहा है वैसे ही यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रामीण निर्माण निगम में, यहाँ पर जो है आपके लिए 9 पोस्टें हैं। मतलब आप जो है इस पोस्ट का नाम क्या है, कनिष्ठ अभियंता विद्युत। तो आप इसे कह सकते हैं आप जो है ये जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिप्लोमा है आपने किससे किया हुआ है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त, किसमें, आपका विद्युत इंजीनियरिंग में जो है आपने डिप्लोमा ये किया है, तो आप इसलिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब सिमिलरली अब आ जाते हैं सिंचाई विभाग पे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में, जिसे जो है आप कह सकते हैं पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पर जो है दिख रहा है, ये पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर जो अगर हम बात करें सिंचाई विभाग की, तो सिंचाई विभाग में क्या है, सिंचाई विभाग में भी कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी। ठीक है, मतलब इस अगर मैं इस पोस्ट के बारे में कहूँ, इस पोस्ट का नाम की रखने की मैं बात करूँ तो ये पोस्ट है मेरी जेई मैकेनिकल। ठीक है, अब इस पोस्ट का नाम भले ही जेई मैकेनिकल है, मगर अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार के स्थापित प्रदत्त किसके में, या तो ये आपका डिप्लोमा यांत्रिकी में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो आप जो है पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वाले ग्रामीण निर्माण विभाग की इस वाली जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और सिंचाई विभाग में जो आपकी पोस्ट आई है जेई मैकेनिकल की, आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा और आगे चलते जाएंगे तो इन सबके बारे में जो है डिस्कशन करते जाएंगे और किस किस पोस्ट के लिए जो है आप लोग एलिजिबल हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अब आप देखिए जो है इसके अलावा जो है ऐसे ही आपका एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है, उसमें भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट पेपर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पेयजल निगम में, पेयजल निगम में आप एलिजिबल नहीं है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, और आप जो है लोक निर्माण विभाग में भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता की आप देखें 21 सीटें आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। पर्टिकुलर जो है आप लोक निर्माण विभाग की भी ये 21 सीटें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, आप जो है इस सीट के लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये वाली 21 सीट्स यहाँ पर हो गई हैं। इसके अलावा विद्युत सुरक्षा विभाग में है, यहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि इसने पूछा है आपका जो है क्या होना चाहिए, आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तो पर्टिकुलर जो है ये वो चीजें हैं जहाँ के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट आपका ये वाला, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कृषि विभाग, ये भले ही कृषि विभाग है, सेवा का नाम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा, मतलब जेई सबोर्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी 36 पोस्ट है। अगर हम बात करें इन 36 पोस्ट के लिए तो आपको क्या होना चाहिए, आपका जो है मान्यता प्राप्त संस्था से आपका तो एग्रीकल्चर में या फिर सिविल में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लड़के कृषि विभाग के लिए एलिजिबल हैं, आपका जो है
लोक निर्माण विभाग में जो है यहाँ पर जो सीटें निकली हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं। तो और एक दूसरा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पर है कि इसमें जो है अधिमानी अर्हता जो लिखी हुई है इसके बारे में क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या आपके पास जो है एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो, तो आपको जो है अधिमानी अर्हता मिलेगी। देखिए, अधिमानी अर्हता का मतलब होता है कि अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, उनके इक्वल मार्क्स अगर है, सपोज मैं कह रहा हूँ ये ए है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से उसको समझाता हूँ एक नई सीट लेके, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ अगर मेरे पास जो है 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है। ए के पेपर में आए 120 मार्क्स, बी के भी पेपर में आए 120 मार्क्स। अब ए के पास जो है, ए जो भाई साहब है इनके पास जो है एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, और ये बी जो है इनके पास जो है आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखिए दोनों के चूंकि मार्क्स सेम है, तो सेम है, तो ऐसे में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? ऐसे में प्रायोरिटी दी जाएगी अधिमानी अर्हता वाले को। तो ऐसे में किसका सिलेक्शन होगा? ऐसे में जो है हमारे इन ए वाले जो भाई साहब हैं इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक केस 2 और देख लेते हैं। यहाँ पर ए और बी हैं, इन ए भाई साहब की जो है एनसीसी में बी सर्टिफिकेट भी है और इनके मार्क्स आए हैं 120। ये बी हैं, इनके पास जो है एनसीसी का बी सर्टिफिकेट नहीं है और इनके मार्क्स आए हैं 121। तो ऐसे केस में किसका सिलेक्शन होगा? ऐसे केस में इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इनके मार्क्स ज्यादा हैं। तो आपको समझ में आया अधिमानी अर्हता का मतलब क्या है? अधिमानी अर्हता का मतलब है कि अगर आपके साथ के कैंडिडेट के 2 के अगर मार्क्स इक्वल हैं, तो ऐसे में किसको वेटेज दिया जाएगा? ऐसे में वेटेज उस कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसके जो है आपके क्या हैं, जिसके जो है मार्क्स तो इक्वल होंगे चलेगा, मगर जिसके किसको वेटेज मिल जाएगा? जिस स्टूडेंट के पास जो है एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। तो फ्रेंड्स तो है मोटा मोटा जो है आपको यहाँ से वैकेंसी का थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा, बट जो है यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न वीडियो बनाने का ये था कि हम लोग जो है आपको बता सकें कि एक्चुअली फॉर्म फिलअप करना कैसे था। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर जो यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्मेशन के लिए इसने बोला है। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दिया है। अब जो है मुझे पता भरने को कह रहा है, तो मैंने अपना पता भर दिया है, सिटी 118 देहरा। ठीक है, मैं एट रैंडमली जो है मैं यहाँ पे पते आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, ये टाउन कहाँ पे आता है? मैंने कहा ये आता है आपका धर्मपुर में। ठीक है, मैंने भर दिया है। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाता है? डिस्ट्रिक्ट आ जाता है मेरा देहरादून। ठीक है, एट रैंडमली मैं भर रहा हूँ, क्योंकि आपका पता तो आपको ही पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे रैंडमली केवल एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आपका पिन कोड कितना हो गया? 248001 मैंने भर दिया, देहरादून का पिन कोड चूंकि ये है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये पिन कोड आपने भर दिया, आपका जो पिन कोड होगा आपको भरना है, आपको एड्रेस आपको खुद अपना भरना है। ठीक है, ये फॉर्म भरने की स्थान कहाँ पे? ठीक है, तो ये फॉर्म भरने का जो मैंने पोजीशन भरी है वो देहरादून भरी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पासवर्ड, अब लॉगिन डिटेल्स आपको अगली बार जो है लॉगिन जो करना है, तो उसके लिए आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैंने जो है पासवर्ड बना दिया 9410743214। ठीक है, उस पासवर्ड को मैंने दोबारा कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सिक्योरिटी की मुझे दबाने को कह रहा है, तो सिक्योरिटी की क्या है? ये अगर आप यहाँ पे देखें, कैप्चा कोड जो है ये है आपका 9UEC3, ये मैंने एंटर कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे आप एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज इंटर कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड अप टू। ठीक है, ये बता रहा है कि आपके मेरे फॉर्म पे कहाँ पे समस्या है। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी डेट तो मैंने भर दी थी, और कब तक वैलिड है ये मैंने नहीं भरा था, तो मैंने भर दिया है 28 इतने तक वैलिड है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि प्लीज चेक इफ ऑल डेटा फिल्स हैज बीन करेक्ट, फिल अप बिफोर क्लिकिंग अप ओके बटन। देखना है कि एक बार चेक कर लीजिए आपके आपका सारा डेटा फिल है कि नहीं है, इसके बाद जो है आप ओके कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है मैंने कर दिया है ओके। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कंफर्मेशन विंडो ये आ रही है। आई क्या क्या कह रहा है? बिफोर सबमिशन आपको जो है ये चीजें चेक कर लेनी है, खासकर जो ब्लू कलर में है। ब्लू कलर में क्या क्या चीजें आपको चेक कर लेनी है? नाम चेक कर लेना है, अपने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर। ठीक है, जो आपने किया है। ठीक है, अब जब आप ये कर देंगे, आई हैड वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम। अब मैं जो है इस फॉर्म को जो है अपने फॉर्म को सबमिट करना चाह रहा हूं। तो मैंने जो है यहाँ से
इफ यू दोबारा से आपको एक पॉपअप विंडो करके पूछता है कि आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आपने कहा यस ओके। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रोसेसिंग हो रहा है और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपको क्या हुआ होगा, जैसे ही आपने लॉगिन किया होगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन आएगी, डियर भारत भूषण गयोला, यूर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड। आपका फॉर्म का जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीटेड हो चुकी है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये है, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर ये है। एक इसके रिगार्डिंग जो है आपको एक पर्टिकुलर मैसेज भी आ गया होगा। तो अगर मैं अपने मोबाइल में चेक करूं तो मुझे जो है पर्टिकुलर जो है एक मैसेज मैसेज भी आ गया है, जो मेरा आया है यूके पीएससी से, जो है मुझे मेरा एक मेल भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या कह सकते हैं, इस तरीके से जो है मेरा प्रीमियरी रजिस्ट्रेशन जो हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन करना है। लॉग इन करने पे जो है मुझे अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और जो मेरा पासवर्ड जो मैंने बनाया था, ठीक है, वैसे ही आपने जो पासवर्ड बनाएंगे आप वो डालेंगे, ठीक है, और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे ZXHT Z, ठीक है, और जो है मैंने कर दिया है लॉगिन। तो जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को जो है अभी दिखा रहा है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो पूरी हो गई है, और आप यहाँ से भी भर सकते हैं एजुकेशन डिटेल जाके, या यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में भी आप जाके भर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे लड़के गलती कर रहे हैं, पोस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपको मैंने बताया आप किस किस के लिए एलिजिबल है। आप जो है जेई मैकेनिकल के लिए एलिजिबल हैं, आप जेई इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हैं, और आप किसके लिए, आप जो है जेई सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए आप लोग जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले क्या आ रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपका 10th के बारे में पूछ रहा है, आपका हाई स्कूल के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे हाई स्कूल इंटर किया, हाई स्कूल 10th इंटर किया आपने, जो डिटेल आपकी रही होगी, बोर्ड आपका कौन सा रहा होगा, चलिए मैं मान लेता हूँ मैंने स्टेट बोर्ड से किया है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी और विद्यालय मैंने मान दिया उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से मैंने किया है, और मार्कशीट जारी करने की तिथि जो आपकी उस मार्कशीट पे लिखी रहेगी मैंने वो भर दी है। यहाँ से जो है कोई जारी करने का तिथि इसने पूछा है, पर इसने आप यहाँ पे ईयर कहा है, तो आपने 2006 मैंने भर दिया, मेरे यहाँ पे जो हो सकता था। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स मेरे हैं। ठीक है, और आपके पूछ रहे हैं मार्क्स किस प्रकार के थे, तो मैंने कहा मेरे यहाँ पे मार्क्स थे, और मार्क्स थे, प्राप्तांक कितने थे, मैंने कहा मेरे जो है 77% आए, और बोल रहे हैं अधिकतम कितने आ सकते थे, मैंने कहा अधिकतम 100 आ सकते थे। तो इस तरीके से उसने आपका एग्रीगेट भी निकाल दिया है। ठीक है, आपका परसेंटेज भी निकल गया। अब चूंकि आपने पहली क्वालिफिकेशन हाई स्कूल ऐड कर दी, अब आप क्या ऐड करेंगे, अब आप जो है अपना इंटरमीडिएट ऐड करेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ऐड करने के लिए अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे जो है दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा इंटरमीडिएट। तो जैसे ही आप जो है इंटरमीडिएट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट डिग्री इंटरमीडिएट आपने करी, यहाँ पर आपने किस बोर्ड से किया, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो है ये भी उत्तराखंड बोर्ड से किया है। ठीक है, ये डिटेल्स आपको पता होंगी। यहाँ पर जो भी जानकारी मैं भर रहा हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, केवल एजुकेशनल पर्पज से भर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कहीं आप यही डिटेल्स भरने लग गए, आपको अपनी मार्कशीट देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। कहीं हमारे जैसा ही पता चला आप जो है सर को ही फॉलो करने लग गए, यही आपने फॉर्म भर दिया, तो ऐसे में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने भर दिया अपनी मार्कशीट में, देखिए आपको मार्कशीट में मिलेगा ये, ऐसा नहीं कि मैं रेंडमली भर रहा हूँ, अपनी मार्कशीट में आप देखना भर लेना। चूंकि मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, तो बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि मैं जो है डेटा को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, साइंस मार्क्स के प्रकार मैंने कहा मेरे यहाँ मार्क्स आते थे। ठीक है, आप देख लेना, कोई स्टूडेंट का सीजीपी आता है, कई का मार्क्स आता है, मैंने लिख दिया मेरे जो है 10th में 80% 90% थे। अधिकतम मार्क्स कितने, अधिकतम मार्क्स मैंने कहा 100। आपको आप अपनी जो मार्कशीट रहेगी आप उसी में देखेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने आपका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशन डिटेल भी ऐड हो गई, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अब दोबारा यहाँ फॉर्म पे जाइए, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना डिप्लोमा ऐड करना है। ठीक है, सॉरी ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट हो गया, आपको अपना डिप्लोमा सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपने डिप्लोमा किया, अब डिप्लोमा में डिग्री का नाम क्या है, ये आपकी डिप्लोमा है। ठीक है, अब देखिए किस बोर्ड से आपने किया है, ये आपने सपोज उत्तराखंड से किया तो उत्तराखंड भर दीजिए। ठीक है, अब उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में यूबीटीआरई केवल बोर्ड है इसका, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ, उत्तराखंड बोर्ड या कुछ आप पढ़ सकते हैं, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मतलब जहां से भी आपको लगता है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से है।
ठीक है, मार्कशीट जारी करने की तिथि, मार्कशीट जारी करने की तिथि जो तिथि होगी आपने तिथि भर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन देखिए। अब मेन चीज अगर आप देखिए तो ये इंपॉर्टेंट आप हो जाता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको बड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर जो ब्रांच आप सिलेक्ट करोगे उस ब्रांच का ही आपका पेपर होगा, जो आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मैंने जो है जेई मैकेनिकल भर दिया, वहां पे पर्टिकुलर जो पोस्टें आई हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अलाउ हैं, तो मेरे पास क्या मैकेनिकल का पेपर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिकल का ही पेपर आएगा। तो आपको ये सिलेक्ट करते समय, जब आप डिप्लोमा का भरे तो वहां पे सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर जो है आपके मार्क्स आ गए। मार्क्स मैंने लिखा आपके जो है डिप्लोमा में जो है 95% आ गए हैं। ठीक है, मार्क्स लिख सकते हैं, आपको मार्क्स आपकी उस पर रहेंगे कितने में से आए, मैंने कहा आपके 100 में से आए, तो आपका परसेंटेज कितना हो गया? आपका परसेंटेज हो गया है 98%। तो इस तरीके से आपने जो है अपनी एजुकेशनल डिटेल्स हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा आपने ऐड कर दी है। अगर किसी स्टूडेंट की डिग्री भी है तो डिग्री भी ऐड कर सकता है, किसी का कुछ और भी है तो वो जो भी ऐड करना चाहे वो सारे के सारे कुछ इस तरीके से ही ऐड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अधिमानी अर्हताएं, प्रिफरेंसिबल। ठीक है, मतलब अधिमानी अर्हता क्या है, ये आपकी कब यूजफुल है? ये आपकी यूजफुल है अगर आपके किन्हीं दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके लिए अधिमानी अर्हता महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने तो सेवा नहीं करी है, एनसीसी बी प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है, प्रमाण पत्र प्राप्त किया है सी, मैंने कहा नहीं किया है सर। क्या आपने एनएसएस किया है? मैंने कहा नहीं किया है सर। आपने 1 वर्ष की अप्रेंटिस करी है? मैंने कहा नहीं करी है सर। क्या आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में स्नातक की उपलब्धि है, उपाधि है? जिसकी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी होगी वो इसे यस कर देंगे, जिसकी नहीं होगी वो इसे नो कर देंगे। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब जो है अदर डिटेल्स में आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछता है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में क्या मेरा सेंटर बनना चाहिए आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा मेरे लिए सबसे पास का जो सेंटर पहला है मैंने भर दिया है देहरादून, और दूसरी प्रेफरेंस जो मैंने सेंटर की भर दी है वो भर दी है मैंने अपने अनुसार हरिद्वार। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गोपेश्वर आ गया, हरिद्वार मैंने भर दिया है। ठीक है, क्या आपके खिलाफ कोई मामला लंबित है? ठीक है, आपराधिक मामला, तो देखिए मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं तो किसी से लड़ाई भी नहीं करता हूँ, तो मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। तो आप भी देख लेना, लंबित है तो यस भरना, नहीं है तो आप नो भरना। ठीक है, क्या आप जो है यूकेपीएससी या आपको कहीं से जो है यूकेपीएससी यूपीएससी से जो है डिवाइड किया गया, क्या पता आप नकल वकल ले जाते होंगे, कहीं उन्होंने आपको एग्जाम से निकाल तो नहीं दिया है? तो अगर आपको निकाला है तो आप हाँ कर देंगे, नहीं निकाला है तो आप उसे नो कर देंगे। ठीक है, अब आपका जो है आईडी प्रूफ क्या है? आईडी प्रूफ के लिए मैंने कह दिया जो मेरा वोटर आईडी कार्ड में आधार लगा रहा हूँ आइडेंटिटी प्रूफ में। ठीक है, और इसका कुछ नंबर जो है मैंने लिख दिया है, एट रेंडमली मैंने लिखा है, प्राइवेसी के डर से एट रेंडमली मैंने लिखा है। ठीक है, आपको अपने पर्टिकुलर अगर आप आधार नंबर है तो आपको आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, वोटर आईडी तो वोटर आईडी नंबर लिखना है। यहाँ पे इसने आधार मांगा है, वोटर आईडी मांगा है, पासपोर्ट मांगा है, पैन कार्ड भी मांगा है, तो आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने अपनी जो है क्या कह रहा है ये, फिर आपको क्लिकिंग करने से पहले जब सबमिट कर रहा था कह रहा आप डेटा एक बार चेक कर लीजिए, तो मैंने लिखा है कि सर मैंने पूरा जो है डेटा कर दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब आपको जो है कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो 50 केबी तक की और सिग्नेचर 50 केबी तक आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है और मैं आगे आ गया हूँ कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे सेलेक्ट करना है, इसके लिए देखिए मैंने स्टूडेंट्स पहले से ही, अगर आप देखेंगे तो मैंने जो है पहले से ही पिक्स और साइन में जो है 2 पिक्स रखी हैं। ये मेरी फोटो है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखूं तो इसकी प्रॉपर्टीज कितनी दिखा रहा है, 50 केबी से कम होनी चाहिए, तो 43 केबी है। ठीक है, चल जाएगा काम। ऐसे सिग्नेचर है, सिग्नेचर में मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, सिग्नेचर में मेरी प्रॉपर्टीज 50 केबी से कम है, 46 केबी है, तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने, क्योंकि मैंने देख लिया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये साइज रिसाइज कैसे करना, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो लेटेस्ट फोटो, ठीक है, लेटेस्ट फोटो में मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से जाके, और वो जो है मेरी डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे जो है बीबीजी साइन एंड पिक्स करके मैंने करा है यहाँ पे, और ये जो है मैंने अपनी फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा फोटो जो है आपको अच्छी सी ना लगे, बट मेरे पास अभी समझाने के लिए यही फोटो मौजूद थी तो हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, तो फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो ये करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपको क्या कर देना है, अपलोड आपको कर देना है। ठीक है, और आपका जो है इस तरीके से जो है आपका फॉर्म फिलअप यहाँ पर
हो गया है। ठीक है, अब फॉर्म फिलअप होने के बाद ये जो है क्या कह रहा है, क्लिक द कंप्लीट एप्लीकेशन डेटा बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन से पहले जो है आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। सबसे पहले पोस्ट, आपने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका नाम क्या है। ठीक है, ये फॉर्म इस तरीके से आ गया है। और आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको जरूर भर देनी है। ठीक है, सब कैटेगरी में मेरे पे कुछ भी वो नहीं था, तो मेरी जो है क्लेम कैटेगरी क्या हो गई है, ओबीसी मैंने यहाँ से भर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है फाइनल सबमिशन करते हैं तो फिर आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फाइनल सबमिशन कर दिया है। फाइनल सबमिशन से पहले कह रहा है कि प्लीज रीड डिक्लेरेशन एट 1 एंड कंफर्म बाय टिक। 1 पे लिखी हुई डिक्लेरेशन को पढ़ें। देखो क्या लिख रहा है ये, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि करती हूं, मैंने विज्ञापन में वर्णित पात्रता की शर्तें एवं इस आवेदन पत्र में ऊपर उल्लिखित सूचनाएं सावधान पूर्वक पढ़ी हैं, वह मुझे मान्य है और या मैं यहाँ शर्तें पूरी करती हूँ। ये जो है चीज मैंने यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, तो साथ में मैं यह भी घोषणा करती हूँ, इस आवेदन पत्र में दिए गए सारे विवरण सूचनाएं सत्य एवं सही है। मैंने इन विवरण में से कोई भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि जो है यदि क्या होगा, यदि कोई विवरण सूचना असत्य या गलत पाए जाने पर कोई मेरे द्वारा तथ्य छिपाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। यदि नियुक्ति किए जाने के उपरांत ऐसी स्थिति प्रकाश में आए तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी डेटा इसमें भरना है एकदम सत्य भरना है, एकदम जेन्युइन भरना है। ऐसा नहीं कि कैटेगरी आपकी कुछ और है और आपने कुछ और भर दी, तो क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग के समय पे बहुत दिक्कत होगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने इस फॉर्म का कर दिया है फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करके मैं कर दिया हूँ ओके। तो अगर आप देखेंगे तो जो है मेरा फॉर्म हो गया है अब फाइनल सबमिट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो मेरा जो है यहाँ पर मेरा फॉर्म अब फाइनल सबमिट हो गया है। ठीक है, प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरा फॉर्म निकल चुका है, जो फॉर्म जो है मैंने सबमिट किया था। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं, क्या अब आ जाते हैं किसके बारे में, अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है और आपने कैटेगरी भरने में गलती कर दी है, सॉरी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, जेई सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विसेज को लेके बहुत सारी दिक्कत हो गई है, तो उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए यह क्या करना है, उनके लिए आपको होम में जाना है। तो जब आप होम में चले जाएंगे तो आपको दिखा रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप और कैंसिल माई एप्लीकेशन। तो अगर स्टूडेंट्स आपने जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, जेई सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विस इंजीनियरिंग नहीं भरा है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर क्या करें, दोबारा फॉर्म भरे, दोबारा फॉर्म भरे। तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, जो आपका पुराना फॉर्म है, जो पर्टिकुलर आप देखोगे तो फॉर्म आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या जाना है, यहाँ पर आपको कैंसिल माई एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है और इस तरीके से आपको जो है मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं अपने आवेदन पत्र की रद्द करने की घोषणा की सहमति देता हूं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि भविष्य में मेरे द्वारा किए गए आवेदन पत्र मेरे भविष्य में रद्द किए गए आवेदन पत्र पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो ये मैंने भरा था अभी फॉर्म, इस फॉर्म को जो है मैं कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप कैंसिल कर देंगे, फिर आप नया फॉर्म भर सकते हैं। ये बात मैं पर्टिकुलर किन के लिए कह रहा हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं जिन्होंने जो है जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल और जेई सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सर्विस भरना जो भूल गए हैं। ठीक है, तो परस्यूट टू कैंसिलेशन ओके मैंने किया। ये ये अभी जो है घूम रही है स्क्रीन, तो यहाँ से जो है इंटर, आपके मोबाइल नंबर पर जो है एक ओटीपी आएगा। पर्टिकुलर जो है मैंने मेरे मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी आ चुका है, जिसे मैंने इंटर कर दिया है 694587। ओटीपी आ चुका है, ये सिक्योरिटी की आपको भरनी है, JCZ69 ये मैंने भरी। और इस तरीके से जो है मैंने कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म किया। तो फ्रेंड्स मेरे को जो है मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है, अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ईमेल पे भी जो है आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर यहाँ पर जो है आपको अपना अगर जो है ईमेल खोल के दिखाऊं तो ईमेल पे भी जो है इनका वो आ चुका है, जीमेल पे भी जो है मेरे को पर्टिकुलर मेल आ चुका है कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है जीमेल पे जाके भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म का देख सकते हैं, आपको मेल आ जाएगा, यहाँ पर जो है मैं भर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं चला गया हूँ जीमेल पे। देखिए
ये तो अब आ गया है मेरा, क्या आ गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये जो मेरा फॉर्म एप्लीकेशन नंबर था, जेई इतना जो मेरा फॉर्म नंबर था, ये जो है फॉर्म मेरा कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन अप्लाई फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स उसकी गलती कर रहे हैं, तो जो है वो इस तरीके से जो अपना फॉर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका फॉर्म कैंसिल हो गया। तो मैंने बिल्कुल एक छोटे से तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने की आप लोगों को कोशिश करी कि आप लोग जो है गलती ना करें, क्योंकि अभी समय आपके पास है, अभी जो है इसकी डेट है, 5 दिन आपके पास है, तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई वो है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो अगर आप यहाँ पर आए तो सबसे पहले जो आपको टाइप करना है ukpsc.gov.in। ukpsc.gov.in जब आप वो करते हैं तो आपको जाना है रिसेंट अपडेट में, और आप पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको टैब मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा 2021 के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंता के संबंध में विज्ञप्ति, विज्ञापन एवं आवेदन। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए विज्ञप्ति के बारे में हम हल्का सा डिस्कशन कर चुके हैं, अब जो है हम यहाँ पे आवेदन हेतु क्लिक करें। ठीक है, तो देखिए मेरे क्राइटेरिया क्या है, मैं देखिए मैं मान रहा हूँ कि अपने आप को, मैं जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा किया है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा किया है, तो मैं किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे फॉर्म किस तरीके से भरना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए पर्टिकुलर जो है हम यहाँ पर ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम यहाँ पे बोल रहा है, ये दिखा रहा है कि 26 नवंबर 2021 से इसको भरना शुरू कर सकते हैं, और 17 दिसंबर 2021 जो है इसकी लास्ट डेट है। तो और आज जो मैं डेट वीडियो बना रहा हूँ तो 12 दिसंबर है, तो अभी 5 दिन का समय और है। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं होना है, उन्हें मैं बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे कैंसिल करके दोबारा से आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप जो है इस स्टेप्स को देखिए, आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या, क्लिक टू अप्लाई पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये दिखा रहा है कि आपको ये इस आवेदन भरने के चरण ये हैं, स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेप 2 में आपको एजुकेशन अदर डिटेल्स पूछी जाएंगी, स्टेप 3 में आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर होगा, स्टेप 4 में आपका फाइनल रिव्यू एंड सबमिट होगा, स्टेप 5 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरीके से आपके पास विंडोज आ जाएंगी। अभी जिस विंडोज के आगे आप देख रहे हैं रेड स्टार दिखाई दे, तो रेड स्टार का मतलब है फील्ड आर मैंडेटरी, जानकारी भरना अनिवार्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चूंकि ये वीडियो मैं स्टडी पर्पज से बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को मैं अपने नाम से ही भर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे जो है इसमें किया जाता है, और बाद में मैं जो है इसको केवल स्टडी पर्पज इसका यूज कर रहा हूँ, बाद में जो है मैं वीडियो डिलीट भी कर दूंगा, अपना जो है फॉर्म जो है मैं डिलीट भी कर दूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं अपने नाम से उसको भर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने जो है आपका अभ्यर्थी का नाम पूछा, तो मैंने अपना नाम भर दिया है, भारत भूषण गहरोला। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है पिताजी का नाम इसने पूछा है, तो पिताजी का नाम भी मैंने भर दिया है। ठीक है, ऐसे ही इसने माता जी का नाम पूछा है। ठीक है, जब आपने सारे नाम भरने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1991। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने भर दी है 15 जनवरी 1991। ठीक है, अब ये क्या मेरी आयु रहेगी अपने आप कैलकुलेट कर देगा, मैं मेल हूँ, और जो है मेरी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है, अब राष्ट्रीयता क्या है, मेरी राष्ट्रीयता मेरी भारतीय है, हम सब भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है सारे भारतीय ही रहेंगे, कुछ तिब्बतीज होंगे, देख लेना, आपको मोस्टली इंडियंस ही रहती है। ठीक है, क्या आपके उत्तराखंड के किसी सेवा योजना कार्यालय में आपका पंजीकरण है? बिल्कुल, चूंकि पंजीकरण करना कंपलसरी है तभी होता है, हालांकि मेरा पंजीकरण नहीं है, लेकिन मुझे फॉर्म भरना है एजुकेशन पर्पज से, तो मैं भर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका जो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे आप लिख देंगे। ठीक है, एज सच मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो मैं ऐसे ही केवल एक लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है 2003 लिख दिया है मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना, और जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने सेलेक्ट कर दिया है अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, आपका जो है उत्तरकाशी मैंने सेलेक्ट कर दिया है। पंजीकरण की तिथि जो है मैंने मान ली है मेरी 30 नवंबर 2021 है। देखिए ये पंजीकरण कराना बहुत कंपलसरी है, अगर आपका ये पंजीकरण नहीं है तो आप जो है किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको जो है फटाफट से जो है ये क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, क्योंकि अभी जो आपके पास 5 दिन बैलेंस है।
ठीक है। और पंजीकरण कब तक वैलिड है? पंजीकरण आपका देखिए मैंने मान दिया कि मेरा पंजीकरण जो है 12 जनवरी 2022 तक वैलिड है। ठीक है। मैंने ये डेटा रॉ डेटा भरा है, अपनी मर्जी से भरा है, केवल ये दिखाने के लिए एजुकेशनल पर्पज से कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। क्या आप किसी नौकरी पर कार्यरत है? मैंने लिखा है जी नहीं, मैं किसी नौकरी पर कार्यरत नहीं हूँ। क्या आपने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण करी है? अगर आपने यस की है तो यस कीजिए, नो की है तो नो कीजिए। मैंने यस क्लिक किया, मैंने की है। क्या आप या आपके पति पत्नी माता पिता उत्तराखंड अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित हो सकती हैं? यदि यस है तो यस भरिए, नो है तो आप नो भरिए। क्या आप या आपके पति पत्नी माता पिता राज्य के अर्धसारी नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और राज्य के बाहर जो स्थानांतरित हो सकते हैं? यदि है तो भरिए, ना तो ना भरिए। ठीक है। ये भी ऊपर वाला भी मैंने नो नो कर दिया है। क्या आप या आपके पति पत्नी आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं और जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाता है? तो आप देख लीजिएगा अपने माता पिताजी का जो भी स्टेटस पता करके आप उसे यस या नो भर सकते हैं। ठीक है। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो जो आजीविका उत्तराखंड से बाहर रहते हैं? देखिए यस या नो भर दीजिए। मैंने इसे भर दिया है नो। देखिए ये आप पे डिपेंड करेगा, एक्चुअली ये डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकता आपको यस भरनी है नो भरनी है, कहीं आप मुझे कॉपी करते हुए चले गए, ऐसा आपको नहीं करना है। एक्चुअली ये बताने का पर्पज आपको यहाँ पर केवल ये इतना भरे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें हैं। क्या आपके पति पत्नी आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हों जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे हों? ठीक है। तो मैंने इस पे नो भर दिया है। ठीक है। चलिए, क्या आप उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास है? यस। ठीक है। उत्तराखंड का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। सब कैटेगरी में आपको यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी पूछ रहा है। ठीक है। स्टूडेंट देखिए कैटेगरी भरने में बिल्कुल आपको जो है वो करना है क्या, कैटेगरी भरने में बिल्कुल भी वो नहीं करनी है, कैटेगरी अच्छे से भरनी है। क्योंकि देखो मेन इंपॉर्टेंट आपकी किसी भी फॉर्म में आपकी कैटेगरी है। कई बार क्या होते हैं स्टूडेंट जो है कैटेगरी भरना भूल जाते हैं तो फिर वो बाद में बड़े परेशान होते हैं। तो इसमें बहुत अवेयर रहना है कि आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे मैंने भर दिया कि चलिए जी मैं ओबीसी से आता हूँ तो मैंने भर दिया है ओबीसी से। अब ये ओबीसी में पूछ रहा है कि आपको प्रमाण पत्र किसने जारी किया? तो जनरली अगर आप देखेंगे तो आपका जो है जो भी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है आज की डेट में तो ऑनलाइन जो है सारे सर्टिफिकेट बन जाते हैं। जनरली जो है एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो बनाया जाता है, एक नायब तहसीलदार या जिसका भी आपका साइन आपके पास प्रमाण पत्र तो आप उसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया तहसीलदार का। अब जारी करने की तिथि, क्योंकि ओबीसी में प्रमाण पत्र जो है 3 साल तक वैलिड रहता है, तो मैंने जारी करने की तिथि ऐसे ही मैं रैंडमली भर रहा हूँ यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए। सर्टिफिकेट संख्या क्या है मैंने लिख दिया 258 52, कुछ भी मैं रैंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आपको इस पे नहीं जाना है कि सर क्या लिख रहे हैं, मैं तो रैंडमली केवल आपको एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया उत्तरकाशी। वैलिड कब तक है? ठीक है। देखिए वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका वैलिड होना चाहिए। तो मैंने जो है लिख दिया है कि मेरा जो है 20 जनवरी 2022 तक जो है ये वैलिड है। ठीक है। क्या आप दिव्यांग हैं? यस या नो? नो पे मैंने क्लिक कर दिया। क्या आप एक्स आर्मी है? नहीं। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर? क्या आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित है? ये भी मैंने नो कर दिया है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे, देखिए क्लेम यहाँ पे दिखा भी रहा है नीचे, आप मैंने किस कैटेगरी के लिए क्लेम किया है, मैंने जो है अपना ओबीसी के लिए क्लेम किया है। ठीक है। तो इस तरीके से सब कैटेगरी में जो है ये ऑप्शंस आ रहे थे तो मैंने इस तरीके से जो है यहाँ पे ये फिल कर दिया है। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पर जो है मेरे पे उसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ओबीसी फीमेल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में ही मेल और अनमेरिड मैंने पहले ही भर दिया था। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही, तो इस वजह से जो है मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पे फीमेल कर दूंगा तो मुझे वो नीचे फीमेल का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। अगर आप समझें तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब आप देखिए अब यहाँ पे मैंने कैटेगरी तो भर दी, अब मेरे पास जो है सब कैटेगरी का भी ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है। यहाँ पर जो है सब कैटेगरी का भी ऑप्शन मेरे पास आने लगेगा। तो यहाँ पर चूंकि इसने वैल्यूज पहले ले ली है, मेरा रजिस्ट्रेशन जो है इसी बेस पे हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा भी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फीमेल भरते हैं तो ओबीसी फीमेल का ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरी जो कैटेगरी है, कैटेगरी जो है मेरी ओबीसी मैंने मानी थी तो मैंने ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे फिल कर दिया तो ओबीसी में। ठीक है। अब ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी पूछ रहा है। ठीक है। तो मैं इसको एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ तो इसलिए जो है मैं इस पे जो है भर रहा हूँ, अपना नंबर भर रहा हूँ। ठीक है। और ये ईमेल, अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है ईमेल आईडी पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो है फिल कर दी है। यहाँ पर जो है ये ईमेल आईडी की दोबारा पुष्टि करने को कह रहा है, दोबारा लिखने को कह रहा है।